हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर फर्स्ट है, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ये पेपर फर्स्ट का हमारा टाइटल है। उसकी यूनिट 5 चल रही है, प्रोज, जिसका सेकंड चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर है ब्लैक स्किन वाइट मास्क, वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 5 जो है प्रोज, जिसमें हम पढ़ेंगे आ फेयरवेल पार्टी। ठीक है, जो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। क्या? आ फेयरवेल पार्टी। तो ये फेयरवेल पार्टी किससे रिलेटेड है, क्या इसमें स्टोरी है, ये सब हम आगे देख लेंगे। पहले हमारा एमसीक्यू, पहले मैं आपको दो बातें और बता देती हूँ कि अपने सिलेबस को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ज़रूर चेक करें, क्योंकि यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है इस बार। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि अगर आपका मतलब एमसीक्यू पैटर्न है, आपकी यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं। अगर सिर्फ आप एमसीक्यू पढ़ेंगे तो ना ही आपको एमसीक्यू समझ में आएंगे और ना ही आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। तो आप पहले ऑथर के बारे में यानी राइटर के बारे में पढ़ना, उसके बाद समरी, उस चैप्टर की स्टोरी को पढ़ना, फिर फैक्ट्स जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि थीम क्या है, इस टाइप से, है ना। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करना, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो जितना टाइम आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे उतना ही टाइम इन तीनों चीज़ों में लगेगा, क्योंकि अगर सिर्फ आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये तीनों चीज़ पढ़ने के बाद एमसीक्यू पढ़ेंगे तो ईजिली आपको स्टोरी से रिलेटेड तो जो भी एमसीक्यू बनेंगे आपके, वो तो आप खुद ब खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे, ऑथर के बारे में, समरी, फैक्ट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, और एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग है और थ्योरी ऑथर के बारे में इसकी प्लेलिस्ट हमारी अलग बनी हुई है एक। तो अब हम देख लेते हैं। तो अब पहले हम पढ़ेंगे अनीता देसाई जो हमारी राइटर हैं उनके बारे में। ठीक है, कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन में आते ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, राइटर से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनका बर्थ, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। तो 24 जून 1937 में इनका जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है, तो मसूरी, उत्तराखंड, इंडिया में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और आप इससे रिलेट डेट को ट्रिक बताती हूँ मैं याद करने की। जैसे कि ये 3 है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, 37 पढ़ रहे हैं। ठा का साउंड निकल रहा है ना, और डी में भी देसाई, डा का निकल रहा है। डा को रिलेट करिए, एक टाइप से हिंट है ये। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक डेट याद रहे। तो 1937 अनीता देसाई का जन्म हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं राइटर के बारे में। तो सेकंड पॉइंट है मदर, इनकी माता का नाम क्या है। ये इनकी माता का नाम है टोनी नाइम, जो जर्मन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हर ओरिजिनल नेम इज़ अनीता मजूमदार। इनका ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनीता देसाई का ओरिजिनल नेम क्या है, अनीता मजूमदार, क्योंकि इनके फादर का मतलब सर नेम लगा है, इनके फादर का नेम इनके नेम के आगे लगा है, तो इनका ओरिजिनल नेम क्या हुआ, अनीता मजूमदार। इनके फादर का नाम क्या है, डीएन मजूमदार। ये बंगाली हैं। ठीक है, ए आ बंगाली बिजनेसमैन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हस्बैंड जो है अश्विन देसाई। ठीक है, और उसके बाद शादी के बाद इनके नेम के आगे अनीता देसाई हो गया। ठीक है, तो ये कौन है, द डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के डायरेक्टर हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, एंड एन ऑथर। ऑथर मतलब इन्होंने एक बुक लिखी थी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करा है ऑथर के रूप में इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर यही आ सकता है कि अश्विन देसाई कौन थे, तो डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन थे इनके। वन ऑफ देम नेम किरण देसाई, ये इंपॉर्टेंट है। किरण देसाई जो इनकी बेटी थी इस बुकर प्राइज विनर, वो उन्होंने बुकर प्राइज जीता था। कौन सा प्राइज जीता था, बुकर प्राइज। ठीक है, किरण देसाई को। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी अर्ली एजुकेशन कहाँ हुई थी, क्वीन मैरीज हाई सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। ठीक है, कहाँ हुई थी, क्वीन मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में इनकी अर्ली एजुकेशन हुई थी। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। शी रिसीव्ड हर बीए इन इंग्लिश लिटरेचर में इन 1957 में फ्रॉम द मिरांडा हाउस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। किस यूनिवर्सिटी से किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शी मैरिड टू अश्विन देसाई इन 1958। इन्होंने अश्विन देसाई से कब शादी की थी, 1958 में। हर फर्स्ट नॉवेल
किराए द पीकॉक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाईलाइट नहीं किया है पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किराए द पीकॉक इनका फर्स्ट नॉवेल था जो 1963 में पब्लिश्ड हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। तो इस डेट अगर आपको याद करनी है तो लाइन से याद करते जाएं। देखिए 1957 में इन्होंने ग्रेजुएशन की, 1958 में मतलब 1 वर्ष बाद इनकी शादी हो गई, उसके बाद कुछ ईयर बाद 5 ईयर बाद इनका 1963 में नॉवेल पब्लिश्ड हुआ, ठीक है, फर्स्ट नॉवेल किराए द पीकॉक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शी कंसीडर्ड, ये मानती थी, क्लियर लाइट ऑफ द डे हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफी वर्क। क्लियर लाइट ऑफ द डे को ये जो है हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क मानती थी, ठीक है, आत्मकथा, अच्छी आत्मकथा मानती थी, ठीक है। शी कंसीडर यानी मानना। पॉपुलर एज अ नॉवेलिस्ट, ये एक नॉवेलिस्ट की तरह पॉपुलर हुई, शॉर्ट स्टोरी राइटर की तरह, स्क्रीन राइटर की तरह एंड चिल्ड्रंस राइटर की तरह ये पॉपुलर हुई। शी हैज़ टॉट एट कैम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड, स्मिथ, माउंट हॉलेके एंड MIT। शी इज़, मतलब इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर एंड अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये जो है सदस्य भी रही हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की, ठीक है, मेंबर रही हैं, सदस्य रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनीता देसाई एंड हर फैमिली करंटली लिव इन द यूनाइटेड स्टेट में ये रह रही हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और इनका बर्थ कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा, 1937। अनीता देसाई, DRI 30 ठ और डी ड, ठीक है, ये एक ही परिवार के वर्ड होते हैं ना, ठ और ड। तो 1937 अनीता देसाई, 1937 अनीता देसाई, ये याद रखिएगा। चाहे तो कमेंट बॉक्स में ये बार बार रिपीट कर दिए 24 जून 1937, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनके फेमस वर्क देख लेते हैं, जो हाईलाइट कर रखे हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका नेम तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। फेमस वर्क है इनके, किराए द पीकॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉम्बगार्डनर्स बॉम्बे, नेक्स्ट है बाय बाय ब्लैकबर्ड, नेक्स्ट है द पीकॉक गार्डन, नेक्स्ट द विलेज बाय द सिया, इन कस्टडी, ये भी इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग फीस्टिंग, फायर ऑन द माउंटेन, ये भी इनका पॉपुलर वर्क है, ठीक है। द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपेरेंस, द जिगजैग वे, वेयर शैल वी गो दिस समर, ठीक है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। नेक्स्ट है हमारा अवार्ड्स देख लेते हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। वैसे तो काफ़ी अवार्ड्स इनको प्राप्त हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लें हैं, जिनका आंसर मतलब जिनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट है ये वाला, तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, साहित्य अकेडमिक अवार्ड फॉर फायर ऑन द माउंटेन के लिए इन्हें मिला है। कब मिला? 1978 में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि साहित्य अकेडमिक अवार्ड इनको किस नॉवेल या किस वर्क के लिए इनको मिला है। तो फायर ऑन द माउंटेन के लिए इन्हें 1978 में साहित्यिक अकेडमिक अवार्ड मिला है, ठीक है, अनीता देसाई को। नेक्स्ट है 1983 में मिला है गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज मिला इनको, किस लिए? फॉर द विलेज बाय द सिया के लिए, ठीक है। कब मिला? 1983 में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2003 में बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का इनको प्राइज मिला है। 2014 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड कब मिला इनको? 2014 में। नेक्स्ट ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर लाइट ऑफ द डे का नेम याद रखिएगा, इन कस्टडी, ठीक है, फास्टिंग फीस्टिंग, इन तीनों जो इनके वर्क हैं उनके लिए इन्हें शॉर्ट लिस्ट चुना गया था बुकर प्राइज़ के लिए। बुकर प्राइज़ इनको मिला नहीं, इनकी बेटी को मिला था कुछ टाइम बाद, पर इन्हें चूज़ किया गया था, इनको शॉर्ट लिस्ट चुना गया था, ठीक है। किस लिए? बुकर प्राइज़ के लिए। इंपॉर्टेंट होता है ये बुकर प्राइज़ बहुत ज़्यादा, इसलिए ये तीनों फैक्ट मतलब ये तीनों नेम याद रखिएगा। किस के लिए मिलने वाला था? क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी और फास्टिंग फीस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट द प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म के लिए मिला था इनको 1971 में, ठीक। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपनी जो प्रोज का ये हमारा टॉपिक है, आ फेयरवेल पार्टी, ठीक है। ये कब पब्लिश हुई, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम समरी पे
समरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पब्लिश्ड कब हुई थी ये? 1978 में पब्लिश्ड हुआ था। कब? 1978 में। द फेयरवेल पार्टी, आ फेयरवेल पार्टी कब हुआ था? 1978 में। इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। जब हम लास्ट चैप्टर करते होंगे इस सिलेबस का, तब हम डेट्स जो होंगी पब्लिश्ड, हर चैप्टर की डेट्स एक साइड टेबल बनाकर लिख लेंगे और क्लियरली आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी कब पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो हम लास्ट वीडियो में इस सिलेबस की देखेंगे वो। अभी आप इतना समझ लीजिए 1978 में अ फेयरवेल पार्टी पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द फेयरवेल पार्टी वाज पार्ट ऑफ द कलेक्शन अनटाइटल्ड गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज। ये संग्रह है, ठीक है, उसी में इनका जो है द फेयरवेल पार्टी पब्लिश्ड हुआ था, उसी कलेक्शन के अंदर, ठीक है। गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज, ट्वाइलाइट है ये, ठीक है। पब्लिश्ड कब हुआ था ये? 1978 में। नेक्स्ट है हमारा, इसकी थीम क्या है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? जो ये हमारा आ फेयरवेल पार्टी है, तो इसकी थीम है एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स होता है अलगाव की भावना, ठीक है। अलगाव की भावना, जैसा कि इसमें एक अपर क्लास लोगों को दिखाया गया है और मिडिल क्लास लोगों को दिखाया गया है। तो ज़्यादातर अपर क्लास और मिडिल क्लास दोनों के बीच क्या होती है? अलगाव की भावना होती है, ठीक है। और जो इसमें दिखाया गया, जो पोएम में, जो इस स्टोरी में दिखाया गया है, मैं वो बता रही हूँ। इसमें ये दिखाया गया है कि अपर क्लास वाले हों चाहे मिडिल क्लास वाले हों, ये लोग मतलब जो ये ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग, सभी नहीं सेम, सब सेम नहीं होते हैं, पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो चीज़ इसमें मेंशन की गई है, अनीता देसाई ने इसमें मेंशन किया है कि दिखावा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। एलिनेशन क्या होता है? अलगाव की भावना। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अनीता देसाई नरेट्स द स्टोरी ऑफ आ मिडिल क्लास फैमिली। किसकी कथा सुनाती हैं अनीता देसाई? मिडिल क्लास फैमिली की, ठीक है। एक मिडिल क्लास होती है, वो शिफ्ट होते हैं दिल्ली से मुंबई के लिए, ठीक है। एक मुंबई एक बड़ा शहर है, उन लोगों के नज़रिए के हिसाब से, ठीक है, मुंबई एक काफ़ी बड़ा शहर है। तो वो एक पार्टी रखते हैं दिखावे के लिए कि हम, हाँ, सबको पता चलना चाहिए कि हम बड़े शहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। और जो लोग वहाँ पर आते हैं उनसे ज़्यादा इन लोगों का वास्ता नहीं होता है। अपर क्लास के लोगों को इन्वाइट करते हैं, ये होते तो रिलेटिव ही हैं इनके, पर इतना वास्ता नहीं पड़ता है इन लोगों का, ना ज़्यादा घुले मुले होते हैं। पर वो लोग पार्टी में आकर ऐसे बनते हैं जैसे कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। ऐसा दिखावा करते हैं कि हम तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तुम लोग हमें छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे अपर क्लास के लोग वहां आके दिखावा करते हैं पार्टी में, ठीक है। तो वो चीज को इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आ फेयरवेल पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बीना। बीना ये करेक्टर है, ठीक है, एंड हर हस्बैंड रमन। रमन और बीना की पार्टी होती है। ये लोग कहाँ? मुंबई शिफ्ट होते हैं, इसलिए ये एक फेयरवेल पार्टी देते हैं। फेयरवेल पार्टी में आपको पता होगा विदा देने के लिए एक पार्टी दी जाती है, ठीक है। प्रायर टू लिविंग देयर स्मॉल टाउन ऑन ट्रांसफर द मेट्रोपॉलिटन मुंबई, ठीक है, मुंबई में शिफ्ट होते हैं, इसलिए ये एक दिखावे के लिए लोगों को पार्टी देते हैं कि हाँ, हम बड़े शहर मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। पर ये फिर भी इतना दिखावा नहीं करते हैं और चीज़ों में, और अपर क्लास के लोगों को बुलाते हैं पार्टी को शानदार बनाने के लिए, है ना। और ये खुद एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्टोरी प्रेजेंट्स द आर्टिफिशियली एक्सिस्टेंस विच द अपर क्लास पीपल लीड। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्टोरी है वो ऐसे प्रेजेंट करती है, ऐसे दिखावे को दिखाती है, जो अपर क्लास के लोग हैं वो जिसका नेतृत्व करते हैं। मतलब इसमें दिखावा, आर्टिफिशियल एक्सिस्टेंस, दिखावे को दिखाया गया है कि वो लोग कैसे दिखावा करते हैं, ठीक है। तो इसी को इसमें दिखाया गया है। अब हम देख लेते हैं करेक्टर्स हैं इसमें। फर्स्ट करेक्टर है जो द प्रोटोगोनिस्ट, मेन करेक्टर भी कह सकते हैं इनको, रमन, ठीक है। रमन की वाइफ है बीना। इन्हीं दोनों की फेयरवेल पार्टी होती है, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुंबई जाते होते हैं, ठीक है। रमन की वाइफ है ये। तारा कौन है? रमन की बेटी है, ठीक है। याद रखिएगा, करेक्टर के नेम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है करेक्टर से रिलेटेड, वो अलग बात है। इसमें ज़्यादा करेक्टर है क्योंकि ये पार्टी है ना, पार्टी में तो ज़्यादा लोग होते ही हैं, तो इसमें करेक्टर भी ज़्यादा है। पर जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको याद, दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन से करेक्टर हैं, ठीक है। तारा कौन है? रमन की डॉटर। ये बस रमन और बीना का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। रमन कौन है? द प्रोटोगोनिस्ट, मेन करेक्टर। बीना कौन है? उसकी वाइफ है, ठीक है। तारा कौन है? रमन की डॉटर है। नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर बोस फ्रॉम म्यूजियम से, ठीक है।
और नेक्स्ट करेक्टर है हमारा बोस वाइफ, इनकी पत्नी। ठीक है, ये सब अपर क्लास के लोग हैं। नेक्स्ट करेक्टर है यंग प्रोफेसर हैं एक, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर की वाइफ भी इस पार्टी में है। द कमिश्नर एंड हिज वाइफ, कमिश्नर की वाइफ और कमिश्नर भी इस पार्टी में है। मिस डिसूजा, ताराज स्कूल टीचर, तारा की स्कूल टीचर है मिस डिसूजा, वो भी यहाँ पर हैं। मिस्टर दत्त, मिसेस दत्त, दत्त मतलब मिसेस दत्त, ये उनकी पड़ोसन है, नाइबर है। ठीक है, रामा और किसकी, रामा और बीना की पड़ोसन है ये। विनोद, मिस्टर दत्त सन, विनोद जो है मिसेस दत्त का जो बेटा है वो है विनोद। ठीक है, डॉक्टर बैनर्जी भी यहाँ पर हैं, ये थोड़े अच्छे लोग हैं। ठीक है, ये दिखावा कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा नहीं करते हैं। डॉक्टर बैनर्जी जो हैं एक डॉक्टर भी हैं और इनके रिलेटिव में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर बैनर्जी, मिसेस बैनर्जी, यानी मिस्टर बैनर्जी की पत्नी मिसेस बैनर्जी भी हैं। ठीक है, जो डॉक्टर बैनर्जी की वाइफ हैं। ठीक है, अब हम समरी देख लेते हैं अपनी। ये करेक्टर हमने पढ़ लिए, अब जब हम समरी पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएंगे ये करेक्टर किसका क्या रोल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं समरी। ये समरी जो है मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करी है, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें कुछ लिखना थोड़ी ना होता है, बस टिक लगाना होते हैं और ठीक है। तो इस बस एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बस टॉपिक को अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो। वैसे भी अगर इंग्लिश में भी होता तो मुझे आपको ट्रांसलेट करके समझाना ही पड़ता, तो मैंने डायरेक्ट हिंदी में कर दिया ताकि आप पीडीएफ अगर दोबारा पढ़ें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, और जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में पढ़ना अगर थ्योरी वाला पेपर होता है तो पढ़ना इंग्लिश में ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी में लिखने के लिए, पर इसमें तो सिर्फ टिक ही लगाना है, तो हम हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं समरी अपनी। ये उन भारतीय परिवारों की कहानी है जो अपने उच्च सामाजिक स्तर यानी अपर क्लास को बनाए रखने में ही व्यस्त हैं। ये जो है मिडिल अपर क्लास लोगों की स्टोरी है, जो क्या करते हैं, बस दिखावा करने में व्यस्त रहते हैं, अपने जो अपर क्लास का जो भी स्टेटस है वो दिखाने में व्यस्त रहते हैं और उन लोगों से दूरी बनाए रखते हैं जिन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से निम्न माना जाता है। निम्न मतलब नीची जाति के और मिडिल क्लास लोगों से वो लोग दूरी बनाए रखते हैं, अपने से ऊंचे से ही वो दोस्ती करते हैं। ठीक है, रमन व बीना का परिवार इसी मध्य वर्ग से है। मध्य वर्ग यानी निम्न वर्ग मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करता है रमन और बीना का परिवार। ठीक है, यद्यपि वे इतने निर्धन नहीं हैं, फिर भी वो इतने ज़्यादा गरीब नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनके चारों ओर के अमीर लोग उन्हें अनदेखा कर दें। ठीक है, इतने भी ज़्यादा गरीब नहीं है कि लोग अनदेखा ही कर दें उन्हें। ठीक है, परंतु अधिकतर ऐसे विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में जो उन्हें प्रसिद्ध बना सकते थे, भाग लेने के स्थान पर वे अपने परिवार के प्रति ही समर्पित थे। ठीक है, अतः उन्हें एकांत स्वभाव का व्यक्ति माना जाता था। वो ज़्यादा अपर क्लास जो आसपास के लोग थे उनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, एकांत में रहना पसंद करते थे, अपने फैमिली से ही मतलब ज़्यादा रखते थे, इधर उधर की मतलब लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। और उनके कार्यालय ने उन्हें दिल्ली से मुंबई, ठीक है बम्बई, दिल्ली से बम्बई जाने का स्थानांतरित कर दिया, उनका ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली से मुंबई। ठीक है, अतः उन्होंने विदाई समारोह का आयोजन किया। फिर उन्होंने क्या किया, फेयरवेल पार्टी एक रखी जिसमें ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जिनसे उनके वास्तव में कोई विशेष संबंध नहीं है। उन्होंने उन लोगों को झूठे अभिमान के कारण केवल ये दिखाने के लिए आमंत्रित किया है कि वे अब मुंबई रहने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो लोग थे मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी रमन और बीना की, वो एक विदाई समारोह रखते हैं क्योंकि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है दिल्ली से एक बड़े शहर में, मुंबई जैसे बड़े शहर में उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने दिखावे के लिए एक पार्टी रखी, अपर क्लास लोगों को बुलाया उनको दिखाने के लिए कि हाँ हम बड़े शहर मुंबई में जा रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, झूठे अभिमान के दिखाने के लिए, और अपने से बड़े स्तर के लोगों को यानी अपर क्लास के लोगों को जो भी उनके कांटेक्ट में थे उन्हें बुलाया, जबकि उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था उनका। ठीक है, फिर भी उनको बुला लिया ये दिखाने के लिए कि हाँ हम बड़े शहर जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनके निराशा उन्हीं की आशा के अनुरूप कहीं आनंद किरण एक मिनट, कहाँ थे,
उन्होंने उन लोगों को झूठे अभिमान के कारण केवल ये दिखाने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है, कि वे अब मुंबई में रहने जा रहे हैं। समारोह की व्यवस्था महत्वपूर्ण ढंग से की गई। जो समारोह था, पार्टी थी, उसकी व्यवस्था की गई अच्छे से कि अपर क्लास के लोग आ रहे हैं तो डेकोरेशन वगैरह सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। परंतु इसका अंत निराशा में होता है। पर क्या होता है, उनसे एक गलती हो जाती है। क्या हो जाती है अभी देखेंगे। उनकी आशा के अनुरूप कहीं आनंद की किरण प्राप्त नहीं होती। तो उनकी डेकोरेशन जो कर रहे थे वो तैयारी, उसमें एक कमी हो जाती है कि वो जो लाइट होती है, लाइट लाना भूल जाती है उनकी वाइफ, क्योंकि नीचे गार्डन में उनकी पार्टी होती है तो वहाँ पर तो लाइट की ज़रूरत पड़ती होगी, तो लाइट को वो भूल जाती हैं। धीरे धीरे जब अंधेरा होता है तो वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है पार्टी में। तो अभी हम देखेंगे, इस बारे में भी पढ़ेंगे। घर की मालकिन बीना ने, जो रमन की बीवी है बीना ने, समारोह के आयोजन के लिए लंबी सी लिस्ट तैयार की और अत्यधिक सावधानी बरती, परंतु वे ये भूल गई कि पार्टी की व्यवस्था बाहर लॉन में कर रहे हैं, जहां उन्हें रोशनी की समुचित व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। परिणाम स्वरूप रिजल्ट इसका क्या निकलता है, सारा बगीचा अंधेरा ही रहता है, सारे बगीचे में अंधेरा ही रहता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं था। समारोह आरंभ हुआ, पार्टी स्टार्ट हुई। पार्टी जब स्टार्ट होती है तो शाम का टाइम होता है, थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, पर बाद में अंधेरा होने लगता है, ठीक है। समारोह आरंभ हुआ और अनेक मेहमान, जिनमें से अधिकतर प्रसिद्ध सम्मानित परिवार होगा, ठीक है, परिवारों से थे। मतलब कई ऐसे लोग थे, अपर क्लास के लोग, जो प्रसिद्ध थे और सम्मानित थे, ठीक है, लगातार आने लगे और बीना ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने का प्रयत्न किया। उसके एक हाथ में गिलास था, गिलास, और दूसरे में पनीर के बिस्कुट की प्लेटें थीं। बीना जो है, ठीक है, उस रमन की वाइफ, उसके हाथ में एक गिलास था और दूसरे हाथ में पनीर के बिस्कुट की प्लेटें थीं। उसने मेहमानों का स्वागत किया, ठीक है, और उन्होंने भी उसी प्रकार आनंद पूर्वक प्रत्युत्तर दिया, परंतु उनमें से किसी में भी भावनाओं की सच्चाई नहीं थी, ठीक है। फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, बस वो दिखावा कर रहे थे कि हाँ हम लोग तुम लोगों को पसंद करते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे जाने से हमें दुख हो रहा है, इस टाइप से फेक इंसान, मतलब फेक बिहेवियर था उनका, ठीक है। वे विभिन्न प्रकार से उसकी प्रशंसा कर रहे थे, बीना और रमन की प्रशंसा कर रहे थे वो अलग अलग तरीकों से। और उनमें से एक ने पूछा कि बीना, क्या ये सत्य है कि तुम जा रही हो? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? अब बीना आश्चर्य हो गई, क्योंकि जिस लेडी ने बीना से ये पूछा था कि तुम जा रही हो, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो, वो लेडी उससे ज़्यादा ना बात करती थी ना ज़्यादा मिलती थी, पर पार्टी होने पर ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उसके जाने का, इस टाइप से बिहेव कर रही थी, ठीक है। तो बीना इस बात पर आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसकी कभी भी उससे कोई घनिष्ठता नहीं रही, ज़्यादा क्लोज नहीं रही उससे, फिर भी वो ऐसा बिहेव कर रही। इस वजह से क्या हो गई, बीना आश्चर्यचकित हो गई। वे अब 35 वर्ष की थी, जो बीना है वो 35 वर्ष की है, और विवाह के पश्चात पिछले 15 वर्षों से वह सदैव अपने परिवार में इतनी व्यस्त रही कि उसे सामाजिक आयोजनों में जाने का समय ही नहीं मिला, ठीक है। जो बीना है वो अपने घर में घर गृहस्थी में ही बिजी रहती थी, ठीक है, वो ज़्यादा बाहर वगैरह नहीं जाती थी, आयोजन वगैरह जो भी किटी पार्टी भी होती है अपर क्लास के लोगों में, ठीक है, तो उसमें भी ज़्यादा भाग नहीं लेती थी, ठीक है। फिर भी ये स्त्रियां उससे ऐसे घनिष्ठ मित्रों के समान बात कर रही थीं। फिर भी वो जो लेडीज़ थी आईवी अपर क्लास की या फिर मिडिल क्लास की, जो भी कहें हम, वो उनसे ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि बेस्ट फ्रेंड हो ये हमारी, ठीक है, बीना हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे बोल रही थी वो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। उसने फिर कमिश्नर की पत्नी श्रीमती रॉय को देखा, जिसने उससे 2 वर्षों से जान पहचान की बात बताई, परंतु वास्तव में ये अवधि 5 वर्ष थी। वो 5 वर्ष से एक दूसरे को जानती थी, मतलब बोलती नहीं थी, पर हाँ जानती थी कि हाँ ये है कोई। उसने ऐसा दिखाया जैसा उसकी कोई अच्छी मित्र कम होने वाली है, और जो कमिश्नर की बीवी थी उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कि उनकी कोई अच्छी मित्र, बहुत अच्छी दोस्त कम होने वाली है। मतलब बीना मुंबई जा रही थी तो उसने ऐसा बिहेव किया पार्टी में कि जैसे कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, वो कम होने वाली है, जबकि वास्तव में वह मुश्किल से ही एक दूसरे को जानती थी। वो ठीक से जानती नहीं थी एक दूसरे को, फिर भी ऐसा बिहेव कर रही थी, क्योंकि बीना कभी भी उसके कार्यक्रमों में भाग नहीं लेती थी।
जब वे चली गई, जब जो कमिश्नर की बीवी थी, जब वे चली गई तो बीना का ध्यान मिसिस बोस की ओर गया, जो स्थानीय संग्रहालय का एक कर्मचारी है। सॉरी, मिस्टर बोस होगा। उनके ऊपर गया जो स्थानीय संग्रहालय के कर्मचारी था। उसने उससे कहा कि वह उसके लिए महान प्रेरणा थी और अब वह उसकी कमी महसूस करेगा। तो मिस्टर बोस ने उनसे क्या कहा बीना से कि तुम मेरी एक प्रेरणा हो, ठीक है, अब मैं तुम्हारी कमी महसूस करूंगा। परंतु वास्तव में अपने बच्चों के साथ कभी कभी संग्रहालय जाने के अतिरिक्त बीना की उससे भी कोई घनिष्ठता नहीं थी, पर फिर भी वो उसके भी इतना क्लोज नहीं थी जितना वो बिहेव कर रहा था पार्टी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फिर बीना ने इंपीरियल टोबैगो, ब्रुक बॉन्ड एसो जैसी व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की पत्नियों का समूह देखा। उनमें भी उस कंपनी के सामाजिक स्तर के अनुसार अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था जहां उनके पति कार्य करते थे, ठीक है। जो बीना का पति था रमन, वो एक ऐसी कंपनी में कार्य कर रहा था, ज़्यादा ऊंचे पद पर नहीं था, ठीक है। वे सभी ज़ोर से बातें कर रही थीं, जो लेडीज़ थीं, ये इन कंपनियों के जो मतलब हेड होते हैं उनकी पत्नियां जो थीं, ठीक है, वो आपस में बातें कर रही थी पार्टी में ही। और जैसे ही बीना वहां पहुंची, उन्होंने चिल्लाकर उसका स्वागत किया और अपना प्रेम प्रदर्शित किया। तो जैसे ही बीना वहां पहुंची, उनके ग्रुप को देखा, उनके पास पहुंची, वैसे क्या करा उन लेडीज ने, उसका स्वागत किया और अपना प्रेम प्रदर्शित किया, ठीक है। यद्यपि ये मात्र एक दिखावा था, पर जो ये प्रेम प्रदर्शित करना था, स्वागत करना था, ये सिर्फ एक दिखावा था, ठीक है। उन्होंने उससे तैयारियों के बारे में अनेक बातें पूछी। फिर क्या हुआ, वे आराम से जीवन व्यतीत करने वाली स्त्रियां थीं और उसके जीवन की कठिनाइयों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जो वो लेडीज़ का ग्रुप था, वो आराम से अपर क्लास की लेडीज़ थी, उन्हें वो आराम से मतलब जीवन व्यतीत करने वाली लेडीज़ थी। जो बीना एक मिडिल क्लास लेडी थी, उसकी कठिनाइयों की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी, ठीक है। मिस्ट्रेस डिसूजा को देखकर उसने उनका साथ छोड़ दिया। वह कॉन्वेंट स्कूल में उसकी बेटी की अध्यापिका थी। फिर जो बीना थी वो मिसेस डिसूजा के पास चली गई, जो उसकी बेटी की कॉन्वेंट स्कूल में, नेम याद रखिएगा, ऑप्शन में आ सकता है कि बीना की बेटी किस स्कूल में पढ़ती थी। कॉन्वेंट स्कूल में उसकी बेटी की अध्यापिका थी। कौन थी? टीचर थी, मिसेस डिसूजा, ठीक है। बीना ने उसे पीने के लिए दिया और बताया कि वह अपनी बेटी तारा को ढूंढ कर लाती हैं। इस सब समय में बीना का पति रमन वेटरों के मेहमानों की सेवा में उन्हें कॉकटेल प्रस्तुत कर रहा था। जो रमन था, कॉकटेल एक मादा पदार्थ होता है, शराब टाइप का, ठीक है। तो मतलब शराबी होती है कॉकटेल जो होती है। तो रमन क्या कर रहा था, वेटरों के साथ सेवा, मतलब कह रहा था कि सबको कॉकटेल बांटो, ठीक है, प्रस्तुत कर रहा था। उसने पिछले 5 वर्षों में विभिन्न प्रकार की शराब का संग्रह कलेक्शन कर रखा था और अब वह उसे समाप्त करने के लिए उसका यूज कर रहा था, ठीक है, प्रयोग कर रहा था। रमन ने स्वयं भी चुपचाप कुछ गिलास पी लिए थे। रमन ने भी कुछ गिलास पी लिए थे क्योंकि वो ड्रिंक करता था और उस विशाल भीड़ से आती पानी, बर्फ और पेयों की आवाज़ का आनंद ले रहा था, ठीक है। उसने कमरे में बच्चों को मौज मनाते देखा और उसके बेटे ने अपने मित्रों के लिए संगीत बजाने की उससे स्वीकृति मांगी, जो उसने कहा कि धीमी आवाज़ में बजाने के लिए कह दिया, ठीक है। रमन ने अपने बेटे से कह दिया कि धीमी आवाज़ में बजा लो। रमन अपनी कंपनी में छोटे पद पर कार्य करता था। रमन जो था एक छोटे पद पर कार्य करता था, अतः उसने कभी मॉडर्न कहलाने वाले लोगों की कंपनी में भाग नहीं लिया था, जो उसने निम्न स्वभाव का व्यक्ति मानते थे, ठीक है। जो अपर क्लास के जो अच्छी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग थे, वो निम्न स्वभाव का मानते थे, ठीक है। किसको? रमन को। अब उसने उनका स्वागत शराब एवं अपनी कंपनी का सिगरेटों से करने का निर्णय किया। फिर उसने अपर क्लास के लोग थे तो उसने सोचा ये सब लोग अच्छी क्वालिटी की शराब पीना पसंद करेंगे, सिगरेट वगैरह। उसने उन लोगों के जाकर दी, परंतु उनमें से किसी ने भी उन्हें केवल इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि वे भारतीय सिगरेट थी।
अब लोगों की थिंकिंग हो चुकी है कि फॉरेन चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, भारतीय चीज़ें लो क्वालिटी की होती हैं, ठीक है, मिडिल क्लास लोगों के लिए होती हैं। तो उन्होंने ज़्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि वो क्या थी, इंडियन, भारतीय सीक्रेट थी। फिर भी उन सब ने उसकी प्रोन्नति पर उसे बधाई दी। उसके बाद उन्होंने उसको बधाई दी और उससे इस प्रकार बात की जैसे वे उसे वर्षों से जानते हैं, ठीक है, दिखावा, ये यहाँ पर भी दिखावा कर रहे हैं। रमन को ये निकटता देखकर आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने उनकी बधाई को स्वीकार कर लिया। आश्चर्य तो होगा ही, जिससे हम ज़्यादा मिलते नहीं हैं, जिसके हम क्लोज नहीं है, वो एक दिन में क्लोज वाला बिहेव करेगा तो आश्चर्य तो होगा ही, ठीक है, पर ये सब दिखावा होता है, फॉर्मेलिटी होती है बस, ठीक है। अब वे मिस दत्त से मिला। मिस दत्त कौन है? मिस दत्त उनकी पड़ोसन है, ठीक है, से मिला, जो भी उसी प्रकार दिखावा करने वाली स्त्री थी। वे ये दावा करती थी कि रमन एवं बीना बहुत प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, और वह स्वयं भी ये जानती थी कि वे झूठ बोल रही हैं। वे समाज की अत्यधिक व्यस्त स्त्री थी, जो विभिन्न संगठनों की अध्यक्ष अथवा मंत्री थी। वह मानव पक्षी के रूप में प्रसिद्ध थी और अब भी उसने असफलतापूर्वक रमन के निकट भी आने का प्रयत्न किया, मतलब रमन के निकट आने की भी कोशिश की उस स्त्री ने, गलत तरीके से, ठीक है। फिर पड़ोसियों के 3 जोड़े प्रकट हुए, ठीक है, 3 कपल आए पड़ोसियों के, और उन्होंने विलंब मतलब दुख के लिए खेद प्रकट किया, ठीक, इस बात से मतलब दुख प्रकट किया कि रमन और बीना जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा बिहेव किया जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वे विभिन्न आयु वर्गों की थीं, परंतु गर्वपूर्वक बात कर रही थी, ठीक है, अलग अलग एज की थी वो लेडीज जो थी, वो कपल था, ठीक है। उनमें से एक ने अपने कुत्ते डायमंड का उनके परिवार से लगाव की बात की। यह कुत्ते ऐसा कुछ नहीं था, पर सिर्फ दिखावा, सिर्फ बातें बना रहे थे वो लोग, कुछ तो होना चाहिए बोलने के लिए, है ना, तो दिखावा ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डायमंड जो हमारा कुत्ता है वो आपके परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, लगाव रखता है, ठीक है, लगाव की बात की। और दूसरी ने रहस्य उद्घाटन किया कि उसके छोटे बेटे को बीना की बेटी तारा पसंद है, ठीक है, और एक औरत क्या बोली कि उसके छोटे बेटे को बीना की बेटी तारा पसंद है, और जब वह युवा हो जाएंगे तो वे उससे विवाह करवाएंगी। ये बात उन्होंने कही कि ठीक है। पार्टी अब उच्चतम स्तर पर थी और प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही प्रकार से आनंद ले रहा था। रमन ने पिछले 5 वर्षों में कभी भी अपने घर में इतनी विशाल भीड़ नहीं देखी थी। अब कमिश्नर तथा उसकी पत्नी जाने लगे और अन्य लोग भी धीरे धीरे उनके पीछे चले। ऐसा लगा कि बीना तथा रमन अकेले रह गए हैं, परंतु तभी मतलब अब जो है पार्टी क्लोज होने का टाइम हो गया था, सब लोग धीरे धीरे अपने अपने घर जाने लगे, ठीक है। परंतु तभी क्या होता है, तभी अचानक अस्पताल के डॉक्टर दिखाई दिए, जो अब तक अंधेरे कोने में एकांत में थे, क्योंकि जो डॉक्टर थे उनको दिखावा करना ज़्यादा पसंद नहीं था, ठीक है, वो अकेले अपने आराम से एकांत कोने में बैठे हुए थे। अब वे कुर्सियों पर बैठे गए आके, ठीक है, जब सब लोग जाने लगे तो उनको कंफर्टेबल फील हुआ, और जो दिखावा करने वाले लोग थे वो तो चले ही गए थे ऑलमोस्ट, तो उन्हें कंफर्टेबल फील हुआ, तो वो आके आगे कुर्सियों पर बैठ गए और ठंडी हवा में पार्टी का आनंद लेने लगे। उनकी भी डॉक्टर होने के अतिरिक्त परिवार से कोर्ट घनिष्ठता नहीं थी, मतलब ज़्यादा घनिष्ठ क्लोज नहीं थे, वो भी मतलब थे पर ज़्यादा क्लोज नहीं थे, ठीक है, और वे आपस में मित्र भी नहीं थे, दोस्त भी नहीं थे आपस में, ठीक है। तो पर डॉक्टर की ये थी कि उन्हें दिखावा करना नहीं पसंद था, मैंने आपको पहले ही बताया, तो अच्छी बन रही थी उन लोगों की, रमन और बीना के साथ। बीना अपने छोटे बच्चे नोनो को वहीं ले आई। नोनो जो है उसको दिमाग की प्रॉब्लम है, थोड़ी मंद बुद्धि है वो, ठीक है, वीक है दिमाग से, को वहीं ले आई, और डॉक्टरों तथा उनकी पत्नियों ने आगे झुककर उस बच्चे को ध्यान से देखा। अब डॉक्टर ने प्रेम से उस बच्चे को देखा, ठीक है। अंत में लोगों के प्रार्थना करने पर डॉक्टर बनर्जी की पत्नी ने टैगोर का मधुर दुख भरा गाना गाया। फिर जब ये चारों लोग मतलब बैठे हुए थे, बीना, उनकी पत्नी और डॉक्टर और उनकी वाइफ, तो उन लोगों ने फिर बाद में रिक्वेस्ट करी बनर्जी की पत्नी से कि आप गाना गाइए, ठीक है, तो उन्होंने टैगोर का एक मधुर दुख भरा गाना गाया, जिससे इस विदाई के अवसर पर सबकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है।
तो मतलब जब पार्टी, असल जो पार्टी होती है, ठीक है, हाँ, फीलिंग्स वाली, असली फीलिंग्स वाली, दिखावे वाली नहीं, वो तो अब शुरू हुई थी कब, जब मेहमानों के जाने के बाद, जब डॉक्टर बचे थे, जब, क्योंकि डॉक्टर को दिखावा करना नहीं आता था, तो वो जो असली विदाई वाली जो पार्टी थी वो अब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जब डॉक्टर बैनर्जी की पत्नी ने फिर टैगोर का मधुर गाना गाया, वो इमोशनल सॉन्ग था एक, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे इस विदाई के अवसर पर सबकी आंखों में आंसू आ गया। ये शराब, ये शांति तथा खेत का मिश्रित प्रभाव था। और इस पार्टी में, इसमें यही दिखाया गया है कि अपर क्लास की पार्टी सिर्फ शराब, मतलब वैसा नहीं है इस कहानी में, जो है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो सब जगह, तो शराब, दिखावा, यही सब चलता है पार्टियों में, ठीक है। और जो पार्टी रखी गई थी वो भी दिखावे के लिए रखी गई थी कि हाँ, हम बड़े शहर मुंबई जा रहे हैं, और जो मेहमान आए थे वो सब दिखावा कर रहे थे, अपर क्लास के लोगों को बुलाया गया था दिखावे के लिए, ठीक है। तो ये सब जो पार्टी वार्टी सब था ना, ये सब दिखावा था, टाइम को वेस्ट करना था, पैसों को वेस्ट करना था। तो ऐसा प्लीज़ आप अपनी रियल लाइफ में ना करें, फालतू का वेस्ट ना करें अपने टाइम को, ठीक है, अपने समय को दिखावे की पार्टी के लिए, दिखावों की चीज़ों के लिए, है ना। तो यही सब अनीता देसाई ने इस स्टोरी में बताया है। अब हम जो है, ये एंड होता है इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो के बाद ये चैप्टर। और बाकी प्लीज़, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो और अच्छी लगी हो, आपके एक्सप्लेन मतलब जो मैंने करा है वो अच्छे से आपके अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा, और कमेंट्स में भी ज़रूर बता दिएगा कि आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर बुरी लगी तो बता दिएगा कि हाँ मैम अच्छा नहीं लगा, हमें समझ में नहीं आया, और डिसलाइक कर दिएगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कर देना, ठीक है। और साथ साथ शेयर तो कर ही देना, शेयर तो कर ही देना, अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो, शेयर कर देना, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।